इकाई 3.1 भारतीय काव्य शास्त्र। अब इसमें रीति संप्रदाय, अगला टॉपिक है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। इन्होंने काव्य की आत्मा का प्रश्न सर्वप्रथम उठाते हुए रीति को काव्यात्मा घोषित किया। इसको हम रीतिरात्मा काव्यस्य उन्होंने इसको कहा है। विभिन्न आचार्यों द्वारा रीति निरूपण, अलग अलग आचार्यों ने रीति का निरूपण किस प्रकार से किया है। आचार्य वामन से पहले आचार्यों ने रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। आचार्य भरत मुनि ने इसको प्रवृत्ति माना था, रीति को प्रवृत्ति माना था। उन्होंने 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख भी किया था। आचार्य भामह, इन्होंने काव्य भेद के अंतर्गत इसका विवेचन किया और आचार्य दंडी ने इसे काव्य मार्ग माना। अब सब इसमें है आचार्य वामन। सर्वप्रथम आचार्य वामन ने रीति शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि आरंभिक आचार्य भरत मुनि से ही रीति एवं गुण संबंधी विवेचन आरंभ हो गया था, किंतु वामन पर उनके पूर्ववर्ती आचार्यों मतलब उनसे पहले वाले आचार्य भरत मुनि, भामा और दंडी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आचार्य दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी थी। मतलब जो काव्य का गुण होता है वही रीति है, और रीति में व्यक्तित्व की सत्ता भी मानी जाती थी। मतलब पर्सनैलिटी इंसान की कैसी है वो भी के अंतर्गत ही आता था। इसके अलावा आचार्य वामन को पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रधानतः पारिभाषिक शब्द ही मिले। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति, कोई विशेष पद रचना होती है उसको हम रीति कहते हैं। पदों की विशिष्ट रचना रीति है। पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण गुण को माना। पर पदों में जो विशेषता आती है, विशिष्टता आती है, किसके कारण आती है? गुण के कारण आती है। जैसे इसमें लिखा गया विशेषो गुणात्मा। गुण का लक्षण यह दिया, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है। इससे पहले वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा हो चुकी थी। इन्होंने उसमें पांचाली को शामिल कर रीतियों की संख्या 3 मानी। इन्होंने मूलतः 10 गुण माने, फिर उन्हें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण के रूप में व्याख्यायित किया। ये गुण इस प्रकार है। अब कौन कौन से गुण? ओज मतलब जोश, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, सौकुमार्यम और उदारता, अर्थ, व्यक्ति और कांति। ये 10 गुण हैं। रीति और गुण के में अंतर संबंध स्वीकारते हुए लिखा, एतासु तिषुषु रीतिषु रेखा से चित्रम काव्यम प्रतिष्ठितम। अर्थात जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है, चित्र और रेखाओं का, अब रेखाओं से ही चित्र बनता है, जैसे उनका समन्वय होता है वैसे ही रीतियां भी काव्य गुणों का ही समन्वय होता है। मतलब रेखाओं को मिला के एक चित्र बनता है, वैसे ही काव्य गुणों को मिलाकर रीतियों को मिलाकर एक काव्य गुण बनता है। अब इसमें रीति और गुण बता रखे हैं। जैसे पहली रीति है वैदर्भी। वैदर्भी रीति के गुण है समस्त गुण। गौड़ी में ओज और क्रांति, पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य। समस्त गुणों के समन्वय के कारण वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माना। आचार्य रुद्रट ने वैदर्भी को समास रहिता माना, किंतु वामन के मतानुसार वैदर्भी हमेशा समास रहिता नहीं होती, और जब होती है तब वह शुद्ध वैदर्भी कहलाती है। फिर है आचार्य आनंदवर्धन। ये तो थे आचार्य वामन। इनके बाद है आचार्य आनंदवर्धन। ये रीति के बारे में क्या कहते हैं? आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा है। इन्होंने रीति को समाज से जुड़ा हुआ माना। इनके मतानुसार संगठना गुण के आश्रित रहती है तथा मूलतः रस की साधन है। रस को व्यक्त करना ही संगठना का कार्य है। मतलब रस को व्यक्त करना ही संगठना का कार्य है। ये गुण को चित्त वृत्ति का प्राय स्वीकारते हैं। इनके अनुसार श्रृंगार आदि कोमल रस है, जिनके द्वारा माधुर्य गुण चित्त को द्रुत करता है। रौद्र आदि जो है कठोर रस है, जिनके माध्यम से ओज गुण चित्त को दीप्ति प्रदान करता है। प्रसाद गुण चित्त को व्याप्ति देता है। और आनंदवर्धन ने रीति को वाच्य वाचक चारुतत्व हेतु माना है। इसके बाद है आचार्य भोजराज। भोजराज ने 15 वृत्तियों को माना है। भोजराज के द्वारा वृत्तियां कितनी होती? 15। जैसे निष्ठुरा, पुरुषा, कोमला, गंभीर, प्राय, मधुरा, ओजस्विनी, श्लथा, कोमलता, कठोरा, मिश्रा, उपनागरिक, परुषा, ललिता और अमिता। भोज ने रीति को काव्य मार्ग माना है। रीति एक काव्य पर चलने वाला मार्ग है, काव्य की तरफ जाने वाला मार्ग ही रीति है, ये भोजराज ने कहा। इसके बाद आया आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट रीति को वृत्ति कहते हैं। इनके अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृत्ति है। इन्होंने वृत्तियों और गुणों का संबंध इस तरह स्वीकृत किया है, जैसे उपनागरिका, इसके अंदर वैदर्भी, इसमें माधुर्य गुण है। परुषा गौड़ी, इसके अंदर ओज गुण है। कोमला, इसमें पांचाली रीति है, इसके अंदर प्रसाद गुण है। इनके लिए भी वृत्ति रस का साधन मात्र है, वृत्ति या रीति। इन्होंने रीति को ही वृत्ति कहा था मम्मट ने। इन्होंने आनंदवर्धन के आधार पर गुणों में चित्त की 3 वृत्तियां मानी है, जैसे माधुर्य गुण चित्त द्रुति, ओज गुण चित्त दीप्ति, प्रसाद गुण चित्त व्याप्ति। फिर इसके बाद आता है
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पद संघटना रीति है। रीति काव्य के शरीर के रूप में रहकर रस का उपकार करती है। वर्ष फुगन के आधार पर 4 रीतियां मानी, जैसे वैदर्भी और पांचाली से मिश्रित लाटी रीति को भी इन्होंने स्वीकार किया है। अब है हिंदी में रीति विवेचन किस प्रकार किया गया है। पहला है चिंतामणि ने किया रीति सुभाषा कविति की बर्नत बुध अनुसार। मतलब रीति जो है जिसके अनुसार कविता की जाती है, चिंतामणि ने कहा। इसके बाद केशवदास मुग्धा लज्जा प्रायत बर्नत है इति रीति। मुग्धा लज्जा प्रायत बर्नत मतलब उसमें मुग्ध कर देने वाली बातें, लज्जा वाली बातें जो उसके अंदर आती हैं, वो सब क्या है, रीति है। कुलपति कहते हैं कि वैदर्भी गौड़ी कहत पुनि पांचाली जानी। इन्होंने रीति को वैदर्भी गौड़ी और पांचाली के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। इन्हीं को काऊ कवि बर्नत रीति बखानी, मतलब इन्हीं से बनी हुई रीति को कवियों ने रीति माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं रीति का विधान शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। इस दृष्टि से उन्होंने कोमल रसों में कोमल वर्णों और रौद्र, भयानक आदि उग्र व कठोर रसों में परुष और कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया है। इनका रीति विवेचन पेटर और रेनवेलिक जैसे पाश्चात्य चिंतकों से प्रभावित माना जाता है। इसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र। यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। मतलब यूरोप के आचार्य क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि यूरोप के आचार्य द्वारा निर्दिष्ट शैली, जो उन्होंने शैली बताई है, निर्दिष्ट शैली के तत्व समांतर से ही रीति के तत्वों के अंतर्भूत, मतलब वो रीति उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, अथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। रामदहीन मिश्र कहते हैं शब्दार्थ शरीर काव्य के आत्मभूत रसादि का उपकार करने, प्रभाव बढ़ाने वाले पदों की जो विशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है रीति की संख्या, मतलब आचार्यों के हिसाब से रीति की संख्या कितनी है। तो पहले आचार्यों के नाम दे रखे, फिर उनकी रीतियां बता रखी हैं। पहले आचार्य भरत मुनि हैं, इनके हिसाब से 4 रीतियां हैं। अवंती रीति, दक्षिणात्या रीति, पांचाली रीति और मागधी रीति। फिर भामह के अनुसार 2 हैं रीतियां 2 हैं, वैदर्भी और गौड़ी। दंडी के अनुसार भी 2 ही रीतियां हैं, वैदर्भी और गौड़ी। वामन ने 3 रीतियां मानी है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। रुद्रट ने 4 मानी है, वैदर्भी, गौड़ी और इन दोनों का जो मिश्रण है वो लाटी और फिर पांचाली। आनंदवर्धन ने 3 रीतियां मानी है, असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा। राजशेखर के अनुसार 3 रीतियां हैं, लच्छोभी, वैदर्भी को ही लच्छोभी कहा इन्होंने, मागधी और पांचाली का। कुंतक के अनुसार 3 रीतियां हैं, सुकुमार वैदर्भी का रूप है, विचित्र गौड़ी का रूप है, मध्यम पांचाली का रूप है। भोजराज के अनुसार 6 रीतियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी। मम्मट के अनुसार भी 3 रीति हैं। उपनागरिका वैदर्भी को बोला इन्होंने, परुषा गौड़ी को बोला है और कोमला पांचाली को बोला है। विश्वनाथ के अकॉर्डिंग 4 रीतियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। पांचाली को ग्राम्य और परुषा को दीप्ता भी कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया है। वैदर्भी में क्या होता है, समास रहिता, इसके अंदर समास का अभाव रहता है, इसमें समास नहीं होता। गौड़ी के अंदर दीर्घ समास बहुला, इसमें समास की अधिकता होती है। लाटी के अंदर मध्यम समास युक्त, इसमें मध्यम समास होता है। पांचाली क्या होता है, लघु समास युक्त, इसमें समास की न्यूनता होती है। फिर इसके बाद समास को आधार बनाकर ही रीतियों को यह भी कहा गया है, वैदर्भी को असमस्त पदा और गौड़ी को उद्भट पदा। पांचाली कोमल पदा। कुंतक ने रीति को मार्ग के रूप में विवेचित किया और 3 मार्ग माने, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। तत्पश्चात वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली का क्रमशः इन मार्गों में समावेश किया। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित है। कुंतक ने इनका अर्थ कवि धर कर्म की विधि और प्रणाली बताया है। रीति को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए, उपनागरिका, परुषा और कोमला। तत्पश्चात इन्हें ही क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली माना है। इसके बाद है काव्य गुण। यह माना गया कि काव्य का मूल जो है वो रस है और रस का धर्म गुण है। गुण के बगैर रस संभव नहीं है। गुण को काव्योत्कर्ष का साधक तत्व माना गया है। भरत मुनि के अनुसार एते दोषास्तु विगेया सुरभि नटिका श्रेया एत एव विप्रस्त गुणा काव्येषु कीर्तिता। काव्य गुण को वामन मूल तत्व के रूप में देखते हैं। पंडित जगन्नाथ द्वारा काव्य गुण को शब्दार्थ रूप में स्वीकार
किया गया है। अब इसमें गुणों की संख्या बताइएगा, कौन सा आचार्य के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है। तो पहले आचार्य हैं भरत मुनि के अनुसार गुण की संख्या है 10। भामह के अनुसार गुण की संख्या 3 है। दंडी के अनुसार गुण की संख्या 10। वामन के अनुसार गुण की संख्या 20 है। आनंद वर्धन के अनुसार गुण की संख्या 3 है। भोजराज ने 24 गुण माने हैं। मम्मट 3 गुण मानते हैं। वेद व्यास 19 गुण मानते हैं। विश्वनाथ 3 गुण मानते हैं और जगन्नाथ भी 3 गुण मानते हैं। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि, ये सारे गुणों को मानते हैं। और वामन 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। सामान्यतः 3 गुण स्वीकार किए जाते हैं। मेनली कितने गुण होते हैं? 3, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब इसमें अर्थ दे रखा है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, इन सबके अर्थ दे रखे हैं। तीनों के बारे में बताया गया, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। सबसे पहले इनका अर्थ क्या है? माधुर्य गुण क्या होता है? इसका अर्थ है काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होना और माधुर्य गुण कहलाता है। काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर्य गुण कहलाता है। ये माधुर्य गुण का अर्थ है। ओज गुण का अर्थ क्या है? काव्य से हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश और स्फूर्ति आदि का संचार होना ओज गुण कहलाता है। प्रसाद गुण का अर्थ क्या है? काव्य से हृदय में शांति का संचार होना और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। अब इनके उदाहरण दे रखे हैं। माधुर्य गुण के उदाहरण क्या है? बसो मोरे नैनन मां नंदलाल, ये मीरा ने लिखा है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मतलब इसमें हृदय में मधुरता आती है, तो ये माधुर्य गुण का एग्जाम्पल है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारू गोराई, ये मतीराम की लाइन है, तो ये भी माधुर्य गुण का एग्जाम्पल है। ओज गुण के एग्जाम्पल दे रखे हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इसमें जोश भरने के लिए लाइन लिखी गई है, तो ये क्या है? ओज गुण का एग्जाम्पल है। ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी ये लाइन। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, तो ये क्या है? ओज गुण का एग्जाम्पल है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये तुलसीदास की लाइन है, ये प्रसाद गुण का एग्जाम्पल है। नर हो ना निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त की लाइन है, ये भी प्रसाद गुण का एग्जाम्पल है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये मैथिली शरण गुप्त की लाइन है और ये भी प्रसाद गुण का एग्जाम्पल है। अब चित्त प्रभाव, माधुर्य गुण में चित्त प्रभाव क्या होता है? द्रवित, मतलब मेल्ट कर देने वाला। माधुर्य गुण क्या होता है? किसी व्यक्ति को मेल्ट कर देता है, द्रवित कर देता है। ओज गुण में क्या होता है? दीप्ति, उत्साह, जोश आ जाता है। और प्रसाद गुण में क्या आता है? व्याप्ति, उदारता आ जाती है, किसी के प्रति उदारता। ठीक है। संबद्ध रस, अब माधुर्य गुण से संबद्ध रस कौन से हैं? श्रृंगार, करुण और शांत। ओज गुण से संबद्ध रस कौन से हैं? वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स। और प्रसाद गुण में समस्त। भाषागत उल्लेख्य बिंदु, अब इनमें क्या क्या बिंदु देखने लायक होते हैं? माधुर्य गुण के अंदर टवर्ग व्यंजन, संयुक्त अक्षरों और दीर्घ समास युक्त पदों का प्रयोग नहीं होता। र के मेल से निर्मित पद प्रयोग नहीं किए जाते। अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्णों की अधिकता होती है। ओज गुण में द्वित वर्णों जैसे ग, कक, चक, च, मम आदि संयुक्त अक्षर, मतलब एक आधा और एक पूरा, संयुक्त अक्षरों और दीर्घ समास युक्त पदों और र के संयोग युक्त टवर्ग की प्रधानता रहती है। और प्रसाद गुण के अंदर इसमें जल, माधुर्य गुण और अग्नि, ओज गुण का समावेश माना जाता है। अतः भावानुकूल सभी वर्गों का प्रयोग स्वीकृत है। सरल सीधे शब्दों में रचना और अर्थ की स्पष्टता इसके प्रधान गुण है।